हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे YouTube चैनल नितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव पढ़ रहे थे बच्चों। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो सेकेंड रिएक्शन मैं आपको बताना चाह रहे थे बच्चों, वो था आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो हम सारे एसिड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो लिखवा दिए बच्चों आप लोगों को। तो एक छोटा सा काम है एसिड डेरिवेटिव में जो आपको जरूर समझना चाहिए, ठीक है। जरा उसको समझो आज, उसके बाद हम आगे का जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताएंगे बच्चों आप लोगों को। क्योंकि हम पहले सिलेबस लिखवा चुके हैं आप लोगों को, तो हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं लेक्चर 4H में बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 एसिड डेरिवेटिव होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर और आपका एसिड एमाइड, है ना। तो हम उसी चारों एसिड डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों। यानी कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ग्रुप में यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर कोई एसिड हैलाइड है, देखो RCOCl क्या एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड पर जो कोई अल्कोहल रिएक्शन करता है बच्चों, तो अल्कोहल क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बच्चों। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम करता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, इसको अटैक करता है और यहाँ से Cl को हटा देता है बच्चों। और उसके बाद ये HCl निकल जाता है, ये RO माइनस जो था, RO माइनस वो यहाँ पर जुड़ जाता है और हमारा क्या बन पाता है, ये ईस्टर बन पाता है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ बच्चों, क्या रिएक्शन हुआ ये देखो यहाँ से Cl माइनस निकल गया और वहां पर RO माइनस बैठ गया, तो ये हो गया। और RO माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। यानी Cl को कौन हटाया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल हटाया है। और यहाँ पर एक ग्रुप को हटा करके दूसरा ग्रुप बैठ गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो एसिड हैलाइड भी ऐसा किया, यही काम एसिड एमाइड भी कर सकता है बच्चों। जैसे एसिड एमाइड में RCONH2 है, उसी तरह से ये भी कर सकता है कि इस पे अटैक करेगा और ये NH2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में गया बच्चों, दोनों गया। और ऐसा हम चारों में करवा सकते हैं बच्चों, चारों मतलब ईस्टर छोड़ करके बच्चों, यहाँ पर ईस्टर को छोड़कर मैं ईस्टर में भी दूसरे रिएक्शन से करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि चारों रिएक्शन जो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एसिड हैलाइड है, एसिड एमाइड है, और जब उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कौन पहले रिएक्शन करेगा, किस रिएक्शन को आप फास्ट मानेंगे, कौन कौन सा एसिड हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन है मेरा बच्चों, ठीक है। तो हम देखो हम लोग कैसे इसको डिटरमिन कर पाते हैं। सबसे पहले देखो एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड, ये ईस्टर हो गया, ये एसिड एमाइड हो गया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो निकलने वाला ग्रुप क्या है बच्चों, देखो सी, जैसे एसिड हैलाइड से क्या निकलता था, Cl। तो देखो Cl यहाँ से निकला Cl माइनस ग्रुप में, यहाँ से RC डबल बॉन्ड O माइनस निकलेगा बच्चों, यहाँ पर RO माइनस निकलेगा, NH2 माइनस निकलेगा, ये सब निकलेगा तभी ना कोई न्यूक्लियोफाइल वहां पे बैठ पाएगा बच्चों। तो ये सब को जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग लिविंग ग्रुप, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो निकल रहा है, जो हमारे एसिड डेरिवेटिव से निकल रहा है। कौन निकल रहा है, तो Cl माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, RO माइनस और NH2 माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखना आप लोग कि जो O माइनस है इसका यहाँ पर क्या हुआ है, रेजोनेंस भी होगा यहाँ पर, है ना, कुछ रेजोनेंस है यहाँ पर, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, बट इसमें तो रेजोनेंस होगा ना, ठीक है। आप ये रेजोनेंस बात दिमाग में रखिएगा, अभी इसका यूज करेंगे हम लोग। अब रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों हम लोग, रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा एसिड डेरिवेटिव ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है कि हमारा लिविंग ग्रुप कैसा है। अगर लिविंग ग्रुप गुड है, स्ट्रांग है, बेटर है, अगर बेटर लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकलने वाला है, तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा एसिड हैलाइड का डेरिवेटिव का। जिस एसिड डेरिवेटिव का लिविंग ग्रुप ज्यादा आसानी से निकल पाएगा बच्चों, गुड लिविंग ग्रुप होगा, वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर हो गया। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा लिविंग ग्रुप बेटर है या गुड है ना। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो गुड लिविंग ग्रुप, देखो क्या लिखे हम लोग,
गुड लिविंग ग्रुप इक्वल टू बिग बेस, यानी वही लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है जो जिसका बेसिक नेचर कम होता है, जो बिग बेस होता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जरा इन सभी का बेसिक नेचर डिसाइड कर लें, है ना। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर इसको अलग से करके लिख लेंगे आप लोग। ये जो हमारे पीरियड में होता है बच्चों, ये थोड़ा हम आपको अच्छे से समझा दें। यहाँ पर इसको तो मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझा दें। यहाँ पर देखो कैसे डिसाइड करते हैं इन लोगों को, बेसिक नेचर भी कैसे डिसाइड करते हैं, पहले उसको बता देते हैं बच्चों को। देखो अगर हमारे पास क्या है, ये पीटी है, पीरियडिक टेबल है। अब देखो यहाँ पर पीटी के अंदर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, ऐसा है ना। ये मेरा पीरियडिक टेबल दिखा रहे हैं आपको हम। तो इन पीरियड में, अगर हम पीरियड की बात करें, इन पीरियड में तो देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कहाँ है, पीरियड में है। तो जो बेसिक नेचर होता है बच्चों, बेसिक नेचर होता है 1 बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बच्चों, उतना ही अच्छा बेसिक नेचर होगा। बेसिक नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता। जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं दूसरे को। तो हम क्या डोनेट कर सकते हैं, या तो लोन पे डोनेट कर सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकते हैं। तो देखो सबके पास नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, और हर एक नेगेटिव चार्ज में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसी की वजह से ये बेस बन गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं पीरियड में, कि जो अच्छा बेस वही होगा बच्चों जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इधर से इधर आते हैं बच्चों हम लोग, तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपको घटता है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, घटता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा बच्चों, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, समझे। ये हम पीरियड में बता दें, पीरियड में। अब जरा ऊपर से नीचे देखो आप लोग, इन ग्रुप में जो बेसिक ऑर्डर होता है बच्चों, या बेसिक नेचर जो होता है 1 बाई साइज, जितना साइज छोटा होगा उतना ही अच्छा बेस होगा। तो देखो तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है बच्चों। साइज बढ़ने से बेसिक नेचर घट जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो बेसिक नेचर घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है आपका ये। तो यहां पर बताइए, तो इसमें बताइए तो इसका बेसिक ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें बताइए क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर ऐसा करके हमारा ये माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अब इसी को हम इसमें यूज करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रूप में क्या क्या आया, Cl, यहाँ O, यहाँ भी O, यहाँ भी N, यहाँ N, NH2 में N आया ना, यही ना लिविंग ग्रुप का जो है कि बेसिक ऑर्डर दिखा सकता है। तो NOOCl, इस तरह से। तो हम पहले खोजेंगे कि इसका बेसिक ऑर्डर कर लिया जाए। तो बेसिक ऑर्डर में देखो, तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो बेसिक ऑर्डर बढ़ता है बच्चों, और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो बेसिक ऑर्डर बढ़ता है। तो सबसे अच्छा बेस कौन हो गया, NH2, अच्छा बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो नाइट्रोजन के बाद कौन होगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन दो जगह है बच्चों, तो कौन अच्छा बेस है, तो देखो इस ऑक्सीजन में जो नेगेटिव चार्ज है वो तो चला गया रेजोनेंस में। कौन, जो एसिड एनहाइड्राइड से आया था लिविंग ग्रुप, उसका बेसिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। तो इसका बेसिक नेचर यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट जाता है बच्चों, क्योंकि अपने विद इन द मॉलिक्यूल, अपने ही मॉलिक्यूल में वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भेज रहा है उसको। तो दूसरे को देने की क्षमता क्या होगा, घट जाएगा, तो बेसिक नेचर भी घट जाएगा। इसीलिए RO माइनस का जो बेसिक नेचर होगा बच्चों वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने की क्षमता इसके पास ज्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। और सबसे कम बेसिक नेचर कौन होगा बच्चों, Cl माइनस। अब हमारा क्या है कि जो बिग बेस है
वही तो बेटर लिविंग ग्रुप है। तो बिग बेस कौन है? Cl माइनस। तो लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या हो गया? तो Cl माइनस, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। और जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बच्चों, उसी एसिड डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। यानी कि हम आपको बता पाएंगे यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हम इसको मिटा दें, इसको अच्छे से नोट्स बनाना बच्चों आप लोग। तो पहले का क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? एसिड हैलाइड हो जाएगा, मतलब RCOCl हो जाएगा। फिर एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक नेचर क्या था बच्चों? कम था। तो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, बिग बेस होगा तो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? RCOOCOR, है ना। फिर क्या हो जाएगा? एस्टर RCOOR, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो हो जाएगा बच्चों एसिडेमाइड का हो जाएगा RCONH2, है ना। इस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, ये एसिड डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया, उसके कुछ रिएक्शंस देख लिए, उसका फॉर्मेशन देख लिए। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के थर्ड रिएक्शन में चलते हैं बच्चों। पहला आपको रिडक्शन बताए थे, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव बताए थे, अभी तीसरा रिएक्शन जा रहे हैं हम लोग, जिसमें बताए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप की वजह से होगा। अब वो क्या क्या हो सकता है जरा देखेंगे हम लोग। इसको देखो आप लोग, अब तीसरा रिएक्शन लिखवाने वाले हैं। रिएक्शन ड्यू टू होल C डबल बॉन्ड OH। चलो, इसमें क्या है? इसमें 5-6 रिएक्शन होते हैं बच्चों, जो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम आपको फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर? देखो, हम तो आपको रिएक्शन यहां पर दिखाएंगे बच्चों, लेकिन उसका हम थ्योरी ग्रुप में कैसे लिख पाएंगे वो भी आपको बोल करके आपको बता देंगे। आप अपने नोट्स बुक में क्या करेंगे, जब आप बना रहे होंगे नोट्स, तो जो हम थ्योरी बोलेंगे उसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, तब रिएक्शन लिखना स्टार्ट करना बच्चों, ठीक है। तो देखो आप लोग, इसमें क्या होता है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी समझो आप लोग, अभी लिखना नहीं आप लोग, अभी समझना है आप लोग। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसमें हम लोग सोडा लाइम यूज करते हैं बच्चों, सोडा लाइम। देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है बच्चों, उसका नाम क्या हो गया? सोडा लाइम, है ना, सोडा लाइम। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस तरह से कुछ निकालना है आप लोगों को। बहुत आसान तरीका आपको बता दें, जिससे कि तुरंत काम होने लगेगा आपको। यहां से कुछ ऐसा कर देना बच्चों आप लोग, ये निकाल देना आप लोग। क्या निकल गया? क्या निकल गया यहां से? Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट निकल गया। और जो H यहां बचा है बच्चों, इस R के साथ जोड़ देना आप लोग, तो क्या हो जाएगा? RH और प्लस Na2CO3, इस तरह से हो गया। देखो तो यहां पर ये क्या बन गया? एल्केन बन गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? लॉस ऑफ 1 कार्बन हो गया। एक कार्बन का क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि वो कार्बन तो कहां चला गया? कार्बोनेट बनने चला गया, ठीक है। तो यही होता है। तो क्या रिएक्शन है बच्चों, कैसे लिख पाएंगे थ्योरी में आप लोग? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद, आप जनरली सोडियम यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पोटेशियम लेंगे तो आप यहाँ पर के लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सोडा लाइम में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इट इज अ केमिकल रिएक्शन
in which sodium salt of carboxylic acid reacts with soda lime, then alkane is formed with loss of one carbon is called decarboxylation reaction। ठीक है बच्चों, आसान काम क्या है कि आप सीधे सीधे Na2CO3 निकाल दो, यहां से रिमूव करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो H है उसको अल्काइल के साथ जोड़ दो, आपका काम हो गया, आप एल्केन बना लिया यहां से। ठीक है, और यही प्रोसेस का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो जरा देखो आप लोग, कुछ एग्जांपल आपको बता दें। CH3C डबल बॉन्ड, चलो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दें, और ये आपको बता रहे हैं कि सोडियम जो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और निकल जाएगा H2O, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, और यहाँ सोडियम चला जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। देखो सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट बन गया। अब यहां से आप डीकार्बोक्सिलेशन लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कर ले हम लोग, NaOH और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से ये सब पार्ट निकाल दो, जो हम सर्किल किए इसको निकाल दीजिए, हटा दीजिए। देखो ये H जो है इस CH3 से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, मीथेन गैस बन जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, हमारा क्या बन गया, मीथेन गैस बन गया। ठीक है, तो देखो और भी को देखो आप लोग, अगर बेंजोइक एसिड है बच्चों, और बेंजोइक एसिड में हम लोग क्या लगा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम एक स्टेप और पीछे चल करके काम कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको पता चले कि हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे पा रहे हैं हम लोग। तो बेंजोइक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दिए, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, और C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ बन गया। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब यहाँ लगा दो सोडियम सोडा लाइन या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लगा दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा यहाँ से बच्चों, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा। क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ठीक है, इस तरह से आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। कभी आपको निकाल ऐसा कुछ पूछे आपसे कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाएंगे आप, क्या तरीका होगा आपका, तो देखो आसानी से बना सकते हैं। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम बेंजोइट बन गया, फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लगा दिए तो बेंजीन बन गया, इजी काम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और भी इसका रिएक्शन कर सकते हैं अपने से बच्चों। मान लो कि हमारे पास थैलिक एसिड है बच्चों, क्या है, थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड समझ रहे हैं आप लोग, बेंजीन पर 1 2 पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले लगा दे और उसके बाद सोडा लाइम लगा दे, तो देखो फिर से बेंजीन बन जाएगा। तो उसको आप यूज कर सकते हैं आप लोग खुद से। अब हम सेकेंड रिएक्शन बताएंगे बच्चों आप लोगों को, इसका नाम है आपका हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन, हंस-डीकर रिएक्शन है क्या बच्चों, यहाँ पर कि हमारे पास एक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम क्या बोले हम लोग, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर एल्केनोइड बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, उसमें क्या करो बच्चों आप लोग, Br2CCl4 कर दो, Br2CCl4, रिएजेंट क्या हुआ, Br2CCl4, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक मीडियम है बच्चों यहाँ पर, और ब्रोमीन का काम यहाँ पर है। तो देखो एक यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन Ag को दे दिए, AgBr निकल गया, बीच वाले से CO2 निकाल दिए। ठीक है, निकाल दिए, CO2 निकल गया, और एक जो Br बचा हुआ था वो R के साथ जोड़ देना बच्चों। तो क्या बन गया, ये RBr CO2 प्लस AgBr। देखिए आप लोग,
एक AgBr यहाँ दे दिए, 2 ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन Ag को दे दिए, बचा एक ब्रोमीन, यहाँ से CO2 निकाल दिए और एक ब्रोमीन जो बचा हुआ था 8 से जोड़ दें बच्चों। आसान काम है। ये क्या बन गया आपका ब्रोमो एल्केन, है ना। अब कुछ एग्जांपल आपको बताइए, थ्योरी कैसे लिखेंगे इसका, कैसे लिख पाएंगे थ्योरी इसका। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन ब्रोमो एल्केन इज फॉर्म विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन। देखो यहाँ भी एक कार्बन लॉस हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि एक कार्बन CO2 ग्रुप में निकल गया बच्चों। विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन इज कॉल्ड हंस-डीकर रिएक्शन। तो देखो एग्जांपल आपको बता दें यहाँ पर, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड है। अब यहाँ थोड़ा एक स्टेप और पीछे चल के काम करते हैं बच्चों, कि अगर हमारे पास एसिड होता तो यहाँ पर या तो सिल्वर ऑक्साइड दिया होगा या सिल्वर हाइड्रोक्साइड दिया होगा, ठीक है, या तो सिल्वर ऑक्साइड या तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो H2 बनकर निकल जाएगा और सिल्वर यहाँ पे बैठ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस, ठीक है, और सिल्वर एसिटेट हो गया बच्चों, और यहाँ लगा दो क्या Br2CCl4। अब बताइए क्या बन पाएगा, आपको पता हो गया क्या बन पाएगा, CH3 Br बन गया, ब्रोमो एल्केन बन गया, ब्रोमोमिथेन बन गया। यहाँ भी एक कार्बन का लॉस हो गया, प्लस क्या निकला CO2 प्लस AgBr। आपको काम किससे है, CH3Br से है। आप CO2 लिखो, AgBr लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन CH3Br तो होना जरूरी है, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है, और वो सब तो बाई प्रोडक्ट है आपका। उसी तरह से सिल्वर का भी देख लो, कि अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, और हम इसमें क्या लगा दिए, या तो Ag2O या तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, है ना, तो क्या बन गया Ag प्लस हो गया, और यहाँ लगा दो Br2CCl4। देखो कितना इजी काम है ये। तो क्या हो पाएगा, यहाँ से CO2 निकल गया, एक AgBr निकल गया, एक Br यहाँ जुड़ गया, और क्या बन गया बच्चों ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया ब्रोमोबेंजीन। इजी रिएक्शन, इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग बच्चों हंस-डीकर रिएक्शन। एक बार आप और आपको बता दें कि थ्योरी में कैसे लिखेंगे आप इसको। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with bromine in presence of CCl4, then bromoalkane is formed with loss of 1 carbon is called हंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड देख लो आप लोग, HBZ रिएक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है HBZ रिएक्शन, इसलिए आपको उसको जरूर देखेंगे समझेंगे। क्या होता है इसका पूरा नाम, हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेनस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेनस्की रिएक्शन, ये क्या होता है बच्चों, इसको हम पहले हम लिखवाते हैं आप लोगों कि एक ऐसा कोई देखो, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, Br2 रेड फास्फोरस या Cl2 रेड फास्फोरस, है ना, ऐसा है। तो देखो एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो मस्ट है अल्फा हाइड्रोजन, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके बगल वाले कार्बन का नाम अल्फा कार्बन होता है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, है ना, ये कंडीशन है यहाँ पर HBZ रिएक्शन के लिए। एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मस्ट हैव
अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ Br2 रेड फास्फोरस और Cl2 रेड फास्फोरस, देन अल्फा हेलो एसिड इज फॉर्म। अल्फा हेलो यानी कि अल्फा कार्बन से क्या करना बच्चों, एक हाइड्रोजन हटा दो यहां से, यहां ब्रोमीन जोड़ दो, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और फिर Cl जोड़ दीजिए, ऐसा। यानी कि यहां पर क्या हो गया, ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये बनता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो बच्चों कि हमारे पास CH3 है और COOH है और Br2 दे दिया है, Br2 और कंडीशन में लिख दिया एक्सेस लिख दिया बच्चों, तब क्या करेंगे आप लोग, तो कोई बात नहीं है, हमारे पास जो भी अल्फा कार्बन है उसके पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबका सब निकल जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या बन पाएगा, और उसके जगह पर ब्रोमीन बैठ जाएगा। 3 हाइड्रोजन था, 3 अल्फा हाइड्रोजन था, तीनों हट गया एक्सेस की वजह से, और यहाँ पर क्या बन गया, ऐसा हो गया, ठीक है। 2,2,2 ट्राइब्रोमो इथेनोइक एसिड, इस तरह से बन गया बच्चों। तो यही होता है आपका HBZ रिएक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। जो बोल रहे हैं उसको जरूर नोट्स लिखेंगे, पहले थ्योरी लिखेंगे तब रिएक्शन दिखाएंगे आप। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड विच मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन और Cl2, Br2 और Cl2 in presence of red phosphorus, then alpha halo carboxylic acid is formed, is called HBZ reaction। इजी है, ठीक है। इसमें आपको कुछ एक एग्जांपल दे दे आपको, और एक्सेस वाला भी देखेंगे आप लोग। एक्सेस में क्या होता है कि सारे अल्फा हाइड्रोजन हट जाते हैं और वहां पर सब ब्रोमीन या क्लोरीन बैठ जाता है बच्चों। जैसे देखो आप लोग, CH3 है, CH2 है, ऐसा है। अब ब्रोमीन रेड फास्फोरस दे दिया गया और एक ब्रोमीन रेड फास्फोरस एक्सेस दे दिया गया, है ना। उसी तरह से यहां पर भी है, एक्सेस नहीं हो तो एक ही हाइड्रोजन हटा करके, एक ही अल्फा हाइड्रोजन हटा करके एक Br जोड़ देना आप लोग, और एक्सेस लिखा रहेगा तभी सभी हाइड्रोजन हटाइएगा आप लोग। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Br C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हो जाएगा बच्चों। और यहां पर अगर बच्चों हम लोग एक्वस KOH लगा दें, एक्वस KOH, तो बताओ एक्वस KOH क्या करेगा, इसीलिए इसी प्रोडक्ट में एक्वस KOH लगा दें हम लोग, तो यहां से Br हट जाएगा, यहां से OH बैठ जाएगा, CH3 CH OH C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम लैक्टिक एसिड होता है बच्चों। ये थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए हम लोग, थोड़ा आपको बता भी दिए कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड कैसे बन पाएगा, प्रोपेनोइक एसिड से। ये क्या नाम है इसका, ये प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड टू लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड है, इसके पास एक CH है बच्चों यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो प्रोपेनोइक एसिड को HBZ लगा दो उसके अंदर, ब्रोमीन रेड फास्फोरस, तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। उसमें एक्वस KOH लगा दो, उससे क्या होगा कि Br हट करके OH बैठ जाएगा। एक्वस KOH क्या करता है, हाइड्रोजन को हटाता है और वहां पर OH ग्रुप को बैठाता है, उससे लैक्टिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो ये तो बन जाएगा इसी तरह से। चलो अगर एक्सेस हुआ तो क्या हुआ, यहाँ थोड़ा हम इसको ऐसे कर दे, ये इस वाले रिएक्शन के लिए आ गया। अगर एक्सेस हुआ तो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों, CH3 ऐसा Br, यहाँ भी Br, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक। यहाँ पर है तो इसको भी ऐसा कर पाएंगे हम लोग। समझ में आया होगा आप लोगों कि कैसे हम HBZ रिएक्शन का यूज कर पाते हैं। तो यही होता है बाबू HBZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलेनास्काई रिएक्शन। एक बार फिर बोलते हैं आपको, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच carboxylic acid which must have alpha hydrogen reacts with bromine in presence of red phosphorus or
क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, देन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म, इज कॉल्ड HBZ रिएक्शन। ठीक है, 2 बार बोल चुके हैं, नोट जरूर बनाएंगे इसका आप लोग अच्छे से, और एग्जांपल भी कुछ दे देंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, उसका कन्वर्सन में यूज कर सकते हैं। प्रोपोनिक एसिड का लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। चौथा रिएक्शन देखो बच्चों आप लोग, हम लोग बात कर लें एस्केमिलिट रिएक्शन का। एस्केमिलिट रिएक्शन क्या है बच्चों? एस्केमिलिट रिएक्शन क्या होता है, आपको हम रिएक्शन से समझा दें कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों, और उसमें हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्शन करवाते हैं लोग इन द प्रेजेंस ऑफ H+। N3H का नाम क्या हो गया बच्चों? हाइड्रोजोइक एसिड। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो N3 माइनस H+ बनेगा बच्चों। N3 माइनस का नाम क्या होता है? एजाइड आयन। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दें, ऐसा होता है प्लस माइनस माइनस। इसका रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये कुछ ऐसा होगा, N2 माइनस सिंगल बॉन्ड N ऐसा होगा। इसका एक रेजोनेंस करेंगे, अगर उल्टे साइड में करें, उधर से करें, इसका नेगेटिव चार्ज इधर, इसका करें हम लोग N ट्रिपल बॉन्ड N2 माइनस। ये हाइड्रोजोइक एसिड का हम आपको दिखाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसी हाइड्रोजोइक एसिड का काम है बच्चों, ये एस्केमेटेड रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहलाता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट कुछ होता है, तो चूंकि आपको मैकेनिज्म सब भी आपका ज्यादा काम नहीं है बच्चों, 12th वाले बच्चों को जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अभी इसका पूरा मैकेनिज्म से काम नहीं है आपको, आप सीधे रिएक्शन पे देखो रिएक्शन क्या होता है। इसका मैकेनिज्म जब हम सेपरेट रिएक्शन करेंगे बच्चों, हर एक रिएक्शन का, उसमें आपको मैकेनिज्म बताएंगे। अभी 12th वाले बच्चे सिर्फ इसका तुरंत कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं उस पर ध्यान देंगे आप लोग। तो देखो बताते हैं आपको कैसे काम होता है। इस पर करना आपको ये बच्चों, यहाँ से पूरा का पूरा एसिड ग्रुप हटा देना है। यहाँ से पूरा का पूरा एसिड ग्रुप निकल जाएगा, पूरा का पूरा एसिड ग्रुप निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा वहां पर? NH2। क्या जुड़ जाएगा आपका? NH2। ये जो हाइड्रोजोइक एसिड है उसमें जो नाइट्रोजन है बच्चों, वो इसके अंदर जुड़ेगा, और प्लस जो है नाइट्रोजन गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, यहाँ से जो तीन नाइट्रोजन है बच्चों, तो एक नाइट्रोजन तो एमीन में चला जाएगा, NH2 बनने के लिए चला जाएगा आपका, और एक यहाँ पर जो एक नाइट्रोजन तो एमीन बन गया, 2 नाइट्रोजन बचा जो निकल जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन पाएगा, और साथ में आप लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, एक NH2 हो गया, 2 नाइट्रोजन निकल गया, यहाँ से CO2 भी निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से, है ना, यहाँ से एक CO2 भी निकाल दीजिए। ये क्या बन गया? देखो एमीन बन गया। ये क्या बन गया? ये एमीन। ये एमीन का फॉर्मेशन कर देता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो रिएक्शन क्या लिखेंगे आप लोग, इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+, इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडियम में, देन एमीन इज फॉर्म। एमीन इज फॉर्म, यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हो जाता है, एमीन इज फॉर्म विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन, इज कॉल्ड एस्केमिलिट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ एजाइड आयन का कुछ स्ट्रक्चर दिखाए बच्चों, कभी एग्जाम में भी आ सकता है कि आप एजाइड आयन का रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स दिखाइए, तो यूज कर सकते हैं आप लोग इसको। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, H है, और NH3H लगा दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3NH2। बस इतना ही काम करना है आपको, एमीन बन गया आपका, प्लस नाइट्रोजन गैस तो निकल ही रहा आपका, CO2 गैस में निकलेगा आपका। अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, यहाँ भी यूज कर सकते हैं आप लोग, सॉरी यहाँ पर N3H H+ होगा, ऐसा होगा, तो क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। क्या बन गया आपको? ये एनिलीन, ये मिथाइल अमीन, ये एनिलीन बन गया बच्चों। तो यही रिएक्शन होता है, एस्केमिलिट रिएक्शन होता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जोड़ सकते हैं एसिड को हटा करके, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप को हटा करके
NH2 ग्रुप जोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक, इसी रिएक्शन का नाम क्या हो गया, स्कीमेटिक रिएक्शन। आप लिख भी सकते हैं इसका थ्योरी, जैसा कि बताया आपको हम। पार्ट में देख लो आप लोग, और भी कुछ रिएक्शन आपको बता रहे हैं जिसमें कि जुड़ा हुआ है आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इस रिएक्शन को समझना है आपको बच्चों। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? एक कोल्बे रिएक्शन होता है जो फिनॉल में होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। एक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक अलग रिएक्शन है बच्चों। इसमें क्या होता है आपको बताते हैं, इसको जरा समझना आप लोग। इसका मैथड बता देंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोल रहे हैं बच्चों हम लोग? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो यहां पर एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, इस सोडियम साल्ट ऑफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म, ठीक है, प्लस CO2, ये दोनों जो होता है बच्चों, ये एनोड पर होता है, एट एनोड। ये किस पर होता है? एनोड पर होता है। इसका के pH जो होता है लेस देन 7 होता है, एसिडिक, ड्यू टू एसिडिक नेचर ड्यू टू CO2। CO2 क्या है बच्चों? नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपका जो एसिडिक होता है, तो इस एनोड पर CO2 गैस बनता है यहाँ पर। तो इसलिए एनोड पर जो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड और कैथोड होता है, तो एनोड पर जो है एसिडिक नेचर होगा, उसका pH क्या होगा? लेस देन 7 होगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होगा बच्चों, ऐसा कुछ करके होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एट कैथोड पे हो जाएगा। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेस है, तो उसका जो इसका बेसिक नेचर है यहाँ पर, तो उसका pH क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो ये बेस हो जाएगा आपको, तो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा बात करना है, क्योंकि जब तक इसका मैकेनिज्म नहीं बताया जाए तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हम आपको अगर तुरंत बताने की कोशिश करें कि तुरंत कैसे बन सकता है, तो कुछ करना नहीं था, यहाँ से पूरा पार्ट हटा दो। एक R है, इसका मतलब 2R तभी ना हो पाएगा बच्चों जब इसका 2 मोल लिया जाएगा। तो 2R को यहाँ से जोड़ देना है खाली आपको। जिससे मान लो मिथाइल होता, तो यहाँ मिथाइल प्लस मिथाइल इथेन बन जाता, CH3 इथेन बन जाता। यहाँ पर क्या होता बच्चों, यहाँ पर हो जाता, मान लो कि CH3 CH2 होता, इथाइल टाइप का होता कुछ, तो यहाँ पर CH3 CH2 हो जाता, यानी कि हमारा वो प्रोपेन बन जाता है, ब्यूटेन बन जाता। तो वही होता है बच्चों। पहले हम आपको मैकेनिज्म बता दें तब एग्जाम्पल आपको जरूरत देंगे उसको, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा एग्जाम्पल समझ लो, ऐसा करके आसानी से वाला जो काम है, बस इसी आर को डबल तरीके से जोड़ना है आपको, इसी आर को डबल करना है आपको। जैसे देखो अगर हाइड्रोजन है, ऐसा है बच्चों, और हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा ले, तो क्या हो जाएगा? बस इसी को डबल करना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2 गैस। इलेक्ट्रोलाइसिस करवा ले बच्चों, क्या बन जाएगा? बस इसी को डबल करना है, CH3 इथेन गैस। ऐसा है बच्चों, और इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया हम लोग। इसका डबल कर दे हम लोग। डबल कैसे करेंगे? एक बार पीछे से लिखेंगे, फिर उसको बैक से करेंगे हम लोग, यानी कि CH3 CH2 बस यही तो आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है आपका, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये आपको इसको मैकेनिज्म समझना जरूरी था, इसलिए हम आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे अभी। लेकिन इसका देखिए तुरंत काम कैसे होता है कि जो भी हम सर्किल किए उसका खाली डबल कर दो आप,
जैसे CH3CH2 लिख दिए, फिर CH2CH3 लिख दिए, है ना, उल्टा करके लिख दिया हम लोग, ऐसा होता है। इसका जरा समझो आप लोग मैकेनिज्म। आप बेंजीन भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ फिनाइल लेंगे तो यहाँ पर बाइफिनाइल बन जाएगा, मतलब यहाँ फिनाइल लेंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ बाइफिनाइल बन जाएगा। तो जरा देखो इसको आप लोग, इसका क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस में, इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ये एक्वस है, जब एक्वस होगा बच्चों तो इसके आयंस क्या क्या होंगे, आयंस क्या क्या हो जाएंगे, N+, अब चूंकि पानी भी तो है तो H+ और OH-, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन है बच्चों, ज्यादा मात्रा में तो यही सब है ना, एक्वस से ज्यादा तो यही है आपका। तो यहाँ पर 2 कटाइन हो गया, 2 अनाइन हो गया। इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग PT इलेक्ट्रोड ले ले, हम लोग PT इलेक्ट्रोड ले ले हम लोग। और मेरा इलेक्ट्रोलाइट तो यही था, हम इसको इलेक्ट्रोलाइट रूप में लिख देते हैं यहाँ पर। मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या था, जो हमारा सॉल्यूशन था एक्वस RC≡O Na+, यही मेरा इलेक्ट्रोलाइट था बच्चों। आयन समझ गए, इलेक्ट्रोड समझ गए, इलेक्ट्रोलाइट समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब देखो जरा एट ए नोड पे क्या होगा। तो एट ए नोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लॉस कौन कर सकता है, जो नेगेटिव चार्ज का होगा, OH- है, ये है। तो चूंकि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है बच्चों, हम इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस से भेजेंगे हम लोग, RC≡O। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, इस नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ करना है क्या, RC≡O, एक फ्री रेडिकल बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, जो फ्री रेडिकल के रूप में रह गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों। और यहाँ क्या करो आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दो, और 2 इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिए, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दीजिए। तो क्या हो गया, R फ्री रेडिकल प्लस नीचे दिखा दे तो ज्यादा अच्छा आपको होगा। इसी को हम नीचे दिखा रहे बच्चों, RC≡O फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दीजिए। और जो कि R और CO के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन हम फिर यहाँ दे दिए हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए हम लोग, ठीक है। इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ दिए, होमोलाइटिक फ्यूजन कर दिए, कि होमोलाइटिक फ्यूजन से ही फ्री रेडिकल बनता है बच्चों। तो यहाँ क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा, और यहाँ C≡O, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2, है ना। देखो CO2, एनोड पर CO2 बन गया, ये तो CO2 है आपका। और R फ्री रेडिकल जो बना यहाँ पर बच्चों, ऐसा R फ्री रेडिकल तो और भी बना होगा, एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं ना आपके पास, उसमें वहाँ तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल हम लोग ले लिए, और एक दूसरा मॉलिक्यूल और ले लीजिए, है ना, और ये दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ दीजिए बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ से एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। और CO2 जो ऊपर से आया है वही लिख दिए बच्चों यहाँ पर, यही आपका जो है ये नोड पर बनता है। ये एल्केन बन गया और ये CO2 बन गया। तो एनोड का पूछेगा कि बताइए एनोड का पीएच क्या है। तो एनोड का पीएच कैसे डिसाइड होगा, तो देखो एनोड पर CO2 गैस है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड होने की वजह से वो एसिडिक होता है, एसिडिक होने की वजह से उसका पीएच <7 हो जाता है बच्चों। तो एनोड का पीएच <7, और ये फ्री रेडिकल के जैसा काम हो रहा है बच्चों यहाँ पर। अब एट एनोड हो गया, कैथोड पे देखो आप लोग, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई गेन करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो H+ है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सोडियम ले लीजिए, चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा था
तो हम उसी को ले लेते हैं हम लोग, सोडियम हो गया, है ना। लेकिन जो सोडियम यहाँ पर हुआ बच्चों, आप यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर जो सोडियम यहाँ पर बना और वहाँ पर सॉल्यूशन में क्या बच गया है, सॉल्यूशन में पानी बच गया है, H2O बच गया है, क्योंकि इसका यूज नहीं हो पाया था। तो जो पानी बचा है यहाँ पर, वाटर बचा है, तो ये सोडियम क्या करता है, वाटर से तो विग्रस रिएक्शन करता ही, बहुत फास्ट रिएक्शन कर जाता है। तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर के अंदर क्या हो, H प्लस और OH माइनस। सोडियम यहाँ पर जो है OH से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। अब बताओ कि यहाँ का बेसिक ऑर्डर ये किस नेचर का है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए पीएच इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से फ्री रेडिकल बनता है। देखो फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ गया और एल्कीन बना दिया। तो इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ से जो है ना बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ फ्री रेडिकल बनता है, और वही फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये मैकेनिज्म था। अब सब कुछ और भी एग्जांपल देख लीजिए। इसके कुछ और भी एग्जांपल देख लो आप लोग, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, O माइनस Na प्लस हो, ऐसा हो, और हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के बच्चों, ये सब कोलबेल इलेक्ट्रोलाइसिस है। बताइए क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों तो एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है CH2 फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा। ये सोडियम सक्सेनेट हो गया आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप लोग, अगर कुछ ऐसा हो, ये सोडियम मैलेट की बात कर रहे हैं हम लोग, मैलिक एसिड से आया है ये सोडियम मैलेट, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्रिटिकल, यहाँ क्रिटिकल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दीजिए, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन गैस बन जाएगा। ये होता है बच्चों। तो यही इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें कि अगर आप सोडियम एल्केनोइड लेते हैं तो वहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। अगर हम लोग इस तरह से दो दो एसिड वाला सोडियम साल्ट लेते हैं हम लोग, तो ये एल्कीन बन जाएगा। इस तरह से लेंगे तो ट्रिपल डबल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम होता है इसको। एक लास्ट रिएक्शन देख लो आप लोग बच्चों, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो गया। एक लास्ट आपको बता दें, यहाँ पर जो भी नंबर है दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे करते हैं हम लोग काम बच्चों, कि अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, अब कैल्शियम है आपका, जिसको कि हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल टू Ca। इसको जरा हीट कर दो बच्चों हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से आप निकाल दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCaCO3, तो क्या बन जाएगा आपका ये एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जनरल तरीके से बोले बच्चों तो R दे देते हैं, यहाँ पर R दे दें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ऐसा ऐसा बन गया। अगर यहाँ पर R दे दिया जाए तो ऐसा हो गया, यानी कि कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइड को हीट किया जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट,
फॉर्मेट समझ रहे हैं आप लोग कैसे होगा, HC कोहल टू कैल्शियम फॉर्मेट। इसको हम अगर हम तोड़ के भी लिख सकते हैं इस तरह से, या समझो दोनों H है आपका, तो बताइए क्या बनेगा, H और यहाँ से HCO, तो बन जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड कैल्शियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम पहले भी बताएं आपको, लेकिन इसको जरा समझ लीजिए एक बार और। हम सब एग्जांपल दे देंगे बच्चों, हम दो अभी लिए, कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्कनोएट और कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट। तो एल्कनोएट लीजिएगा तो कीटोन बनेगा, फॉर्मेट लीजिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और एक और आपको बता दें, मिक्सचर अगर लेंगे तो कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइट प्लस कैल्शियम साल्ट ऑफ, इन दोनों का मिक्सचर लिया जाए, कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइट कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट, तो यहां पर बच्चों क्या बनता है, अल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इसको समझो आप लोग, फर्स्ट में इसको लिखना आप लोग, सेकंड में इसको लिखना, थर्ड में इसको लिखना आप लोग। तो कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइट कीटोन देगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट जिसको हीट करेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड देगा। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो बच्चों तो मिक्सचर लेना पड़ेगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइट प्लस कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट, ये फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड हो जाएगा तो फॉर्मेट हो जाएगा, तभी एल्डिहाइड बनेगा। एक एक एग्जांपल आपको बता दें, एक एक एग्जांपल ले लीजिए हम लोग। हीट कर लिए तो सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइट में बच्चों ये, यहां से क्या कर लो, ऐसे कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया आपका एसीटोन। अगर सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट ले लेंगे हम लोग, नहीं कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट ले लें हम लोग, फॉर्मेट है, यहां से इसको निकाल दो आप, C डबल बॉन्ड दो CO और H, अल्डिहाइड बन गया बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब इन दोनों का मिक्सचर लिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड का होल टू कैल्शियम, C डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड, यहाँ पर O ले लें हम लोग, देखो कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइट कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट, इन दोनों को मिलाएंगे, यहां से CH3CO निकालना, यहां से H निकालना बच्चों, ठीक है, यहां पर से CH3CO निकालना, क्या निकालना आपको, CH3CO निकालना है, और यहां से H निकालना, ये वाला H, ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3COH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो मिक्सचर लेना पड़ेगा, और मिक्सचर में क्या होना जरूरी है, इस कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट होना जरूरी है, तभी एल्डिहाइड बन पाएगा, नहीं तो हमेशा आपको क्या बन पाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर मिक्सचर लीजिएगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्केनोइट और कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट जो कि होना जरूरी है, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट, तभी आपका एसिटाल्डिहाइड बन पाएगा, है ना। और इसमें अगर हम लोग ऐसा कुछ ले लें बच्चों हम लोग, बोलो क्या बन पाएगा हीट करने से, तो यहाँ से क्या करना आप लोग, ये निकाल देना, ऐसे निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5,
यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CO CH2 ऐसा, है ना। इस तरह से हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग बना पाएंगे। ये हीटिंग ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों। तो हम देख लिए यहाँ पर कि कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्कनोएट लेते हैं तो कीटोन बनता है, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट लेते हैं तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और कैल्शियम साल्ट ऑफ एल्कनोएट प्लस कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट का मिक्सचर लेते हैं हम लोग तो आप एल्डिहाइड बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हीटिंग ऑफ कैल्शियम साल्ट पढ़ लिए। अब हम लोग जो बचा हुआ एक रिएक्शन है बच्चों, इसमें की है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका हम रिएक्शन बेस से करवाएंगे। बहुत इजी रिएक्शन है, तो आगे के वीडियो में हम इसको बताएंगे बच्चों, ठीक है। तब तक आप इसको नोट्स बनाए, समझे इसको। थैंक यू बच्चों।